ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अमेरिका की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी की बुनियाद रखी। 1939 में जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान अमन मुआहिदा हो गया, जिसके तहत ये तय पाया कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। मगर पोलैंड इस मुआहिदे में शामिल नहीं था और जंग का खतरा उस पर मंडरा रहा था। पोलैंड में मौजूद बर्नार्ड जेल और रोशेल जेल ने मुल्क से निकल जाने का फैसला किया। वो ट्रेन में बैठे और मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए आखिरकार अमेरिका आ गए। मगर अब इस फैमिली के पास कुछ भी नहीं था। बर्नार्ड ने 12 सालों की मेहनत से एक कामयाब ज्वेलरी का बिजनेस खड़ा कर लिया था। इनका बेटा सैम जेल बचपन से ही कारोबारी दिमाग रखता था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो 50 सेंट का मैगजीन शहर से खरीद कर लाता और उसे $3 में शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बेच देता। मगर सैम जेल पढ़ाई के मामले में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सका, जिस वजह से उसके वालिद उससे काफ़ी दुखी रहते थे। सैम जेल अपने वालिद को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करने लगे और मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचने लगे। किस्मत की देवी सैम जेल पर मेहरबान हुई। उनके करीब ही मौजूद यूनिवर्सिटी में एक कंपनी एक बिल्डिंग तामीर कर रही थी जिसमें स्टूडेंट के लिए अपार्टमेंट बनाए जा रहे थे। सैम ने उस कंपनी से राब्ता किया और उनको ऑफर की कि वो कंपनी की मैनेजमेंट उसके हवाले कर दें। कुछ नेगोशिएशंस के बाद वो कंपनी राजी हो गई और सैम जेल को उस अपार्टमेंट का मैनेजर मुंतखब कर दिया गया। आगे चलकर सैम एक कामयाब मैनेजर साबित हुए। वो खुद एक स्टूडेंट थे और वो अच्छे तरीके से जानते थे कि स्टूडेंट्स को किस तरीके की रिहाइश पसंद होती है। सैम ने बिल्डिंग को दोबारा से डिज़ाइन किया, नए ज़माने का फर्नीचर लाकर रखा और बिल्डिंग को खुशगवार बनाया। सैम का ये आइडिया काम कर गया और उसके अपार्टमेंट्स की डिमांड पूरे इलाके में फैल गई। कंपनी ने और 2 न्यू अपार्टमेंट्स बनाए और सैम जेल को उनकी मैनेजमेंट दे दी। मगर सैम जेल अमीर बनना चाहते थे और इसके लिए ज़रूरी था कि वो खुद अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदें। इसी दौरान सैम जेल ने लॉ स्कूल में दाखिला ले लिया। वो लॉयर नहीं बनना चाहते थे, मगर सिर्फ डिग्री लेने की खातिर लॉ कर लिया। आगे चलकर उन्होंने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग $9,500 में खरीद ली, जिसके पैसे उन्होंने अपनी सेविंग्स और बैंक से लोन लेकर जमा किए। उन्होंने उस बिल्डिंग को रेनोवेट किया और रेंट पे लगा दिया। रेंट से जो भी पैसा इकट्ठा होता उन्होंने उससे एक और बिल्डिंग खरीद ली। 1966 में वो लॉ स्कूल से पास हुए। उस वक्त उनके बैंक अकाउंट में $2.5 लाख थे और वो $1.5 लाख पर ईयर कमा रहे थे। वो अब बाकायदा तौर पर लॉयर के तौर पे काम करने लगे और प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस उन्होंने साइड पे कर दिया। उन्होंने लॉयर की जॉब हासिल करने के लिए 44 इंटरव्यू दिए, जिनमें 43 मरतबा उन्हें नाकामयाबी देखनी पड़ी। आखिरकार उनको जॉब मिल गई, मगर वो जॉब ज़्यादा देर तक ना कर सके और सिर्फ 4 दिन बाद रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया। 1960 की दिहाई में अमेरिका में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बन रही थीं, ख़ास तौर पर अमेरिका के छोटे शहरों में। सैम अब कुछ बड़ा करना चाहते थे। सैम ने 20 के करीब अमीर लोगों से पैसा इकट्ठा किया और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के करीब एक बड़ी सी बिल्डिंग खरीद ली। ये तकरीबन $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। सैम का ख्याल था कि छोटा शहर होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा और उनका बिजनेस इजीली कामयाब हो जाएगा। इस बिल्डिंग से उन्हें तकरीबन 20% रिटर्न हासिल हुआ। सैम की कामयाबी से खुश होकर अब इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। 30 साल की उम्र तक आते आते सैम एक मिलियनर बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने लॉस एंजलिस के अंदर मौजूद ब्रॉडवे प्लाजा $10 मिलियन में खरीद लिया। सैम तेजी से तरक्की करते जा रहे थे और उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी अच्छे से ग्रो हो रहा था। 1970 की दिहाई अमेरिका की इकॉनमी में तब्दीली लेकर आई। इस वक्त अमेरिका में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने का कॉन्सेप्ट आया, मगर इसी दौरान सैम के बिजनेस में एक नया खतरा मंडराने लगा। सैम के बहनोई रोजर बास उनके टैक्स के मामलात देखा करते थे। सैम उस वक्त नवाडा के अंदर एक होटल खरीद रहे थे जिसमें टैक्स के कुछ पेचीदा मसाइल थे। इसके लिए उन्होंने अपने टैक्स के मामलात अपने एक्सपर्ट बहनोई के हवाले कर दिए। कुछ सालों बाद सैम के बहनोई की कंपनी पर अमेरिका की इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ने तहकीकात करना शुरू कर दी। सैम और उनके बहनोई रोजर बास पर टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा। आखिरकार सैम पर इल्ज़ाम साबित ना हो सका और उन्हें कुछ नहीं हुआ, मगर उनके बहनोई पर टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम साबित हो गया। सैम पर इल्ज़ाम साबित तो ना हो सका, मगर उनकी रेप्यूटेशन मार्केट में काफ़ी ख़राब हो गई और साथ ही साथ रियल एस्टेट मार्केट में कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया। उन्होंने कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से मना कर दिया। जल्दी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर गई। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू में ज़बरदस्त कमी आई।
सैम ने उस वक्त न्यू प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दिया। 1974 से लेकर 1977 के दरमियान सैम ने तकरीबन $4 बिलियन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज खरीदी। ये तरकीब एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। सैम ने सस्ते में खरीदी प्रॉपर्टीज को महंगे में बेचकर जबरदस्त मुनाफा हासिल किया। सैम की कामयाबी ने एक बार फिर इन्वेस्टर्स को सैम की तरफ मुतवज्जा कर दिया। अपनी इस कामयाबी से खुश सैम ने एक नया कारोबार करने का सोचा। अमेरिका की दिहाई में अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कर दिया और गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को भी काफ़ी लो कर दिया, जिस वजह से अमेरिका में काफ़ी सारी न्यू कंपनीज ओपन होना शुरू हो गई। सैम के पास पैसा भी था और स्किल भी। वो कर्जे में डूबी हुई कंपनीज को खरीदता, उनकी मैनेजमेंट में चेंजेस करता और कंपनीज को मुनाफा बख्श बनाकर बेच देता। इस बिजनेस में भी सैम ने कामयाबी हासिल की। आगे चलकर सैम ने आईटिल नामी एक कंपनी खरीदी। आईटिल कंपनी 1969 में बनी थी, जो कंटेनर्स, एयरक्राफ्ट्स और ट्रेन की बोगियां किराए पर देने का कारोबार करती थी। शुरुआत में ये कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई, मगर आगे चलकर इस कंपनी की मैनेजमेंट की फजूल खर्चों की वजह से कंपनी नुकसान में चली गई। सैम ने आईटिल कंपनी में इब्तदाई तौर पर 5% स्टेक खरीदे और आगे चलकर 17% और स्टेक खरीद लिए। इस तरह वो कंपनी के चेयरमैन और सीईओ बन गए। सैम ने कंपनी की फजूल खर्चों को ख़त्म किया और मुनाफा कमाने वाले बिजनेस पर तवज्जो दी। सैम ने कंपनी के कुछ एसेट्स को बेचकर $50 मिलियन तक का अमाउंट इकट्ठा किया। सैम ने इन पैसों से सस्ते दामों में ट्रेन की बोगियां खरीदी और उन्हें आगे चलकर महंगे दामों पर किराए पर दे दिया। इस तरह सैम ने आईटिल कंपनी को वापस मुनाफा कमाने वाली कंपनी बना दिया। सैम ने इस मुनाफे से हासिल होने वाली रकम से और भी नई कंपनीज खरीदना शुरू की। 1992 में आईटिल कंपनी $1 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस करने लगी। सैम ने आगे चलकर आईटिल कंपनी के कम मुनाफा कमाने वाले बिजनेस को बंद करके ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1993 में सैम ने आईटिल कंपनी की चेयरमैन की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। 1990 की दिहाई में सैम ने अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। 1997 में सैम ज़ेल ने एक बार फिर पूरे अमेरिका में मौजूद अच्छी बिल्डिंग्स को खरीदना शुरू कर दिया और उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक पैकेज में बनाकर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना दिया। सैम ज़ेल की कंपनी का नाम इक्विटी ऑफिस था। 1997 में जब सैम ज़ेल ने इक्विटी ऑफिस को पब्लिक किया तो ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी, जिसके पास 32 मिलियन स्क्वायर फीट की कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। इक्विटीज ऑफिस की खास बात ये थी कि इनके क्लाइंट ज़्यादातर कंपनीज थे जो कि ज़्यादा लंबे की लीज लिया करते थे और इस वजह से कंपनी को कैश की कोई कमी नहीं होती थी। 2007 में इस कंपनी की कीमत $30 बिलियन लगाई गई और उसके असासों में 500 से ज़्यादा प्रीमियम ऑफिसेज मौजूद थे जो अमेरिका के हर इम्पोर्टेंट सिटी में मौजूद थे। सैम की बनाई हुई इस कंपनी का सानी पूरी अमेरिका में कोई नहीं था, मगर सैम का ये एम्पायर ज़्यादा देर रहने वाला नहीं था और अब वक्त आ गया था कि वो अपना प्रॉफिट इकट्ठा करें और कारोबार को मुनाफे में बेच दें। इक्विटी ऑफिस का एक शेयर उस वक्त मार्केट में तकरीबन $40 के करीब चल रहा था। ब्लैकस्टोन कंपनी ने इक्विटी ऑफिस को $42 पर शेयर में खरीदने की ऑफर की, जो सैम ने रिजेक्ट कर दी। ब्लैकस्टोन ने फिर $47.5 पर शेयर पर खरीदने की ऑफर दी। ये ऑफर सैम के लिए हैरान कर देने वाली थी। अगर वो इस ऑफर को कबूल कर लेते तो वो खुद और उनके इन्वेस्टर्स काफी मुनाफा कमा सकते थे, मगर सैम ज़ेल इस सोच में पड़ गए कि ब्लैकस्टोन क्यों उनकी कंपनी को खरीदना चाहती है। ब्लैकस्टोन कंपनी बहुत ही मुहतात तरीके से कारोबार करने वाली कंपनी थी और वो कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करती थी। इन्हीं सब वजहों से सैम ज़ेल और भी ज़्यादा बेचैन हो गए। हकीकत में ब्लैकस्टोन का इरादा ये था कि वो इक्विटी ऑफिस की प्रॉपर्टीज़ को खरीद लेगी और फिर उन्हें एक एक करके मुख्तलिफ लोगों को सेल कर देगी। इस तरह करने से कुछ बिल्डिंग्स ज़्यादा मुनाफा देंगी और कुछ कम, मगर ओवरऑल मुनाफा ज़्यादा ही होने वाला था। जल्द ही सैम ज़ेल को ये मालूम हो गया कि ब्लैकस्टोन इसकी कंपनी को खरीद कर मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़कर बेच देना चाहती है। सैम ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी कंपनी बनाने में लगा दी थी। अगर ब्लैकस्टोन उनकी कंपनी को खरीद कर उसे मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़कर बेच देती तो उनकी लेगेसी ख़त्म हो जाती। लिहाजा उन्होंने दूसरे खरीदार ढूंढना शुरू कर दिए। वो डानो नाम की कंपनी ने सैम ज़ेल को $52 पर शेयर की ऑफ़र दी और साथ में ये भी वादा किया कि वो कंपनी को नहीं तोड़ेंगे, जैसा कि सैम ज़ेल चाहते थे।
मगर ब्लैकस्टोन ने अपनी ऑफर और बढ़ा दी और $55.25 पर शेयर कर दी। मुकाबला अब सख्त हो गया था। आखिरकार ब्लैकस्टोन ये मुकाबला जीत गई। सैम ज़ेल अपनी कंपनी ब्लैकस्टोन को बेचने के लिए राजी हो गए। 2006 में सैम ज़ेल ने ट्रिब्यून नामी एक कंपनी को खरीदने का सोचा। ट्रिब्यून एक 160 साल पुरानी कंपनी थी जो शिकागो ट्रिब्यून, लॉस एंजलिस टाइम्स और इस जैसी और मशहूर न्यूज़पेपर को ओन करती थी। सैम ज़ेल का ख्याल था कि वो इस कंपनी को खरीदने के बाद इसे प्राइवेट बना लेंगे और कुछ कॉस्ट कटिंग के बाद इसे भी मुनाफा बख्श बना लेंगे, जैसे आईटेल कंपनी के साथ किया था। मगर 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। कंपनीज धड़ाधड़ डिफ़ॉल्ट करने लगी, जिस वजह से न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज को भी बहुत नुकसान हुआ। न्यूज़पेपर कंपनीज अपना ज़्यादातर रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से बनाती हैं। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो कंपनीज ने अपना एडवर्टाइजमेंट बजट कट कर दिया, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ। शिकागो ट्रिब्यून को भी बहुत नुकसान हुआ। सैम ज़ेल ने कंपनी को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर इस मर्तबा किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिसंबर 2009 में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इस वाक़ये ने एक बात साबित कर दी, आप चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, मार्केट से आप आगे नहीं निकल सकते।